प्रश्न 5 है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब पैराग्राफ लिखिए, आलोचनात्मक मतलब कोई बुराई करते हुए। तो निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। पहला आपका दिया है सुपोषण, जिसका इंग्लिश होता है यूट्रिफिकेशन। दूसरा है आपका जैववर्धन, और जैववर्धन का अंग्रेजी होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैववर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तीसरा आपका है भौमजल, भौमजल, भौमजल भूजल ये का अपक्षय और इसकी जो पुनः पूर्ति के तरीके, इसका पुनः पूर्ति के तरीके यानी भौमजल जो भूमि के अंदर जल रहता है का अपक्षय और इसकी पुनः पूर्ति के तरीके के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए इसका जवाब देने के लिए। सबसे पहले आपका आता है सुपोषण। सबसे पहले आपका आता है सुपोषण। तो सुपोषण का अंग्रेजी हम बता चुके हैं यूट्रोफिकेशन होता है। सुपोषण का अंग्रेजी यूट्रोफिकेशन होता है। जलाशय में अकार्बनिक पदार्थ विशेषता नाइट्रेट व फास्फेट की अधिक मात्रा के कारण शैवाल एल्गी अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि अकार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो एग्जाम्पल में है नाइट्रेट और फास्फोरस, जो पानी में है ना बह के आते हैं घरों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा, है ना। वो पानी जो होता है नाइट्रेट फास्फेट वो शैवाल का पोषण करता है। शैवाल का क्या करता है, पोषण करता है। और इसको इनाम दिया गया सुपोषण, जो शैवाल का पोषण करे। और वो शैवाल हमारे लिए क्या है, दूषित है हमारे लिए। इस कारण जब शैवाल की वृद्धि हो जाती है, इस कारण प्रदूषित जल में शैवालों की मात्रा बहुत अधिक होती है। शैवालों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। जो जल खराब है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो शैवाल के लिए उत्तम है। शैवाल उसमें बढ़ जाता है तो प्रदूषित जल में शैवालों की मात्रा अधिक होती है और जलाशय की सतह पर फैल जाता है। जो आप देखते हैं काई वगैरह, वो शैवाल है। वो किसके कारण होता है, नाइट्रेट और फास्फोरस के कारण होता है। शैवालों की अत्यधिक वृद्धि जल प्रस्फुटन, वाटर और एल्गी ब्लूम कहते हैं। अगर शैवाल जो है ज़्यादा आपको नाइट्रेट मिलेगा, ज़्यादा पानी में फास्फेट मिलेगा, शैवाल का वृद्धि ज़्यादा होगा, तब इसे कहेंगे जल प्रस्फुटन। इसको क्या कहेंगे, जल प्रस्फुटन, वाटर एल्गी ब्लूम। जल प्रस्फुटन, वाटर एल्गी ब्लूम इसे कहेंगे। आगे कहलाता है इन शैवालों की मृत्यु और इसके पश्चात उनके कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, ऑक्सीकरण की कमी। अब ये शैवाल जब बड़ा हो जाएंगे तो उसके पश्चात क्या होगा, इस शैवाल की मृत्यु होगी। इन शैवालों के मृत्यु, इसके पश्चात उनके कार्बनिक पदार्थों का, और जब कार्बनिक पदार्थ है तो उसका क्या होगा, अपघटन होगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी को उत्पन्न करेगा। किसी भी चीज को अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अपघटन किसको कहते हैं, जो सड़ता है गलता है। सड़ने के लिए क्या चाहिए, जीवाणु चाहिए। जीवाणु क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ही कहता है ऑक्सीजन की कमी को उत्पन्न करता है। इससे जलीय प्राणी O2 की कमी, जब ऑक्सीजन जीवाणु ले लेगा तो जलीय प्राणी को कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। इससे जलीय प्राणी को O2 की कमी होने की से इसकी मृत्यु होने लगती है। अब जो नदी में जो प्राणी है उसको क्या चाहिए, O2 चाहिए, और O2 की कमी हो जाती है तो इसलिए उसकी मृत्यु होने जाती है। ये गतिविधियां लगातार होते जाते हैं रहने पर
जलाशय में कार्बनिक पदार्थ, जलाशय में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक और कार्बनिक पदार्थ अधिक और जल कम होता रहता है। जिस ढंग से हमने बताया कि फास्फेट आ गया जल में, नाइट्रेट आ गया जल में, और फास्फेट नाइट्रेट जो है शैवाल को वृद्धि कर दिया। फास्फेट नाइट्रेट अकार्बनिक पदार्थ है, उसने फास्फेट को वृद्धि कर दी, शैवाल को वृद्धि कर दिया। शैवाल कुछ समय के पश्चात शैवाल की मृत्यु हो गई। शैवाल चूंकि कार्बनिक पदार्थ है, उसका अपघटन होगा, तो उसने क्या किया, अपघटन करने के लिए O2 की जरूरत होगा, वो जल से लेना शुरू कर दिया जीवाणुओं के द्वारा। अब जब जल में O2 कम गया तो वहाँ जलीय जीव क्या हो गए, मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। अब एक वो भी क्या हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए जो जीव मरे, उसके लिए अपघटन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। इस ढंग से अब ऑक्सीजन रहा नहीं, इस ढंग से क्या हुआ, जल कम और कार्बनिक पदार्थ बढ़ते गया, जल कम और कार्बनिक पदार्थ बढ़ते गया, कार्बनिक पदार्थ अधिक और जल कम होते गया। और यही क्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण कहलाते हैं, यूट्रोफिकेशन। इसे सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, यह प्रकृति में अपने आप होता है तथा सैकड़ों साल पूर्व में पूरी होती है। यह प्रक्रिया सैकड़ों साल में पूरी होती है, एक दो दिन का खेल नहीं, इसके लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों में इसकी दर बढ़ जाती है। अगर आदमी में का योगदान इसमें हो जाता है तो जो 100 वर्ष में पूरा होने वाला रहता है वो 25 वर्ष में पूरा हो जाता है, तथा इसे त्वरित सुपोषणीकरण कहा जाता है। पहले उसको क्या कहते थे, सुपोषण कहा जाता था। आदमी की योगदान हो गया तो त्वरित सुपोषण कहलाने लगा। त्वरित माने जल्दी, सुपोषणीकरण माने सुपोषण, जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक हो जाता है और जल कम हो जाता है। इस जल में सूक्ष्म जीव की अधिकता होती है, इस जल में सूक्ष्म जीव की अधिकता होती है। हम पहले से बोलते सड़ता है, गलता है सूक्ष्म जीव के कारण, इसलिए सूक्ष्म जीव अधिकता होती है। यह जल मनुष्य पशुओं के लिए विषाक्त हो जाता है। इस जल को मनुष्य पिएगा तो मनुष्य मर जाएगा बीमार होके, पशु पिएगा तो पशु मर जाएगा बीमार होके। जलाशय उथल हो जाता है, मतलब कहने का अर्थ हुआ जलाशय गर्म हो जाता है। अब जो है सुपोषण की चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे हम जो है जैव आवर्धन का चर्चा करेंगे। जैव आवर्धन जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। आपने आर्सेनिक लवण DDT का नाम सुना होगा, जैसे क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, कीटनाशी पदार्थ अनिम्नीकरण नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण वातावरण में एकत्रित होते रहते हैं। DDT जो है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन रहता है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, ये सड़ता गलता नहीं है, ये अपघटन नहीं होता, इसलिए ये एकत्रित होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तरों के साथ इन पदार्थों की संचय मात्रा बढ़ती रहती है। जैसे जैसे खाद्य पदार्थ का जो श्रृंखला है वह आगे बढ़ता है, स्तर ऊंचा होता है, और वैसे वैसे इसका मात्रा भी बढ़ते रहता है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वाटर में DDT की मात्रा 0.003 है तो उस वाटर को जिनसे जीने वाला शैवाल यानी जू प्लैंकटन में मात्रा हो जाएगा 0.04%, और उसको खाने वाला जो छोटी मछलियाँ हैं उसका जो मात्रा हो जाएगा आपका वो 0.05 ppm, और उसको खाने वाला जो बड़ी मछलियाँ हैं उसका हो जाएगा 2 ppm, और जो लार्ज मछली है उसको खाने वाला जो पक्षी है उसके पास हो जाएगा 25 ppm। कितना हो जाएगा? 25 ppm। तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। उच्च श्रेणी के
उपभोक्ता में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता है ना, उसमें अधिक मात्रा पाई जाती है DDT की, यह बढ़ती है। इस क्रिया को बायोमैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो यही क्रिया जो है कि एक अभी जल में DDT आया था, जल से आपको शैवाल में गया DDT, और शैवाल से छोटी मछली से बड़ी मछली, या बड़ी मछली से पक्षी में, तो ये जो DDT का मात्रा सब में बढ़ते जा रहा है, इसी के कहा गया बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन आगे है DDT जैसी पिलकनाशी अनेक जलीय प्राणियों को खाने अयोग्य बना देता है। अगर DDT रहेगा तो उसको खाया नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए हानिकारक है, खाने अयोग्य बन जाता है। ऐसे जलीय प्राणी पक्षियों तथा मछलियों की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऐसे खाने से हमारी मृत्यु हो सकती है। ये पादप प्रावक फाइटोप्लैंक्टन द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करते हैं, है ना। ये जो अगर DDT आपके शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में आ जाता है, तो उसका प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण दर कम कर पाते हैं। कशरेकु मतलब कोशिकाएं, है ना, जिसको वर्टिब्रेट कहते हैं, में तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। ये जो DDT है वो तंत्रिका तंत्र को ही हानि पहुंचा देता है। बेजनन ग्रंथियां में हार्मोन संतुलित का अनियमित करके अंडोत्सर्ग में विलंब के कारण बनते हैं। कहने के तात्पर्य हुआ कि जो आपका प्लैंक्टन हुआ, शैवाल हुआ, वो प्रकाश संश्लेषण करता है, उसका दर कम जाता है। उसका जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी हानि पहुंचता है। वो अंडा देता है ताकि अपनी जनसंख्या बढ़ा दे, तो वो अंडों निकालने का जो विधि टाइम पीरियड होता है, उसमें भी देरी होती है। इस ढंग से बहुत कारणों से किसी के शरीर में भी अनेक प्रकार का हार्मोन निकालते हैं समय समय पर। वो हार्मोन का भी समय को अनियमित कर देते हैं, जिससे मेरा शरीर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। आगे है आपका भौम जल के बारे में। भौम जल तो कहा जा रहा है कि भौम जल मतलब भूमि का जल, जो धरती के अंदर भूजल होता है। भू माने भूमि और जल माने जल का अपक्षय माने खत्म होना, अपक्षय माने घटना, और इसकी पुनः पूर्ति के तरीके, है ना। और फिर से इसको कैसे पूरा भरे। डिप्रीशन माने अपक्षय, कमी, ऑफ अंडरग्राउंड वाटर भूमि का पानी, है ना। डिप्रीशन माने कमी, ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, है ना। एंड माने और, मेजर माने तरीके, ऑफ फॉर इट्स रिकवरी, इसको पूरा करने के तरीके, मेजर फॉर इट्स रिकवरी। तो कहा जाता है कि भूजल जो है, भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जान रहे हैं कि हम लोग सबमर्सिबल यूज करते हैं, हाँ, या सरकार जो टंकी पानी भरता है वो भी भूमि जल से ही भरता है। तो रोज पानी का यूज कर रहे हैं तो धरती से निकल रहा है, और धरती पर सुन रहे हैं कि लेयर घट रहा है। तो जो लेयर घट रहा है, प्रतिदिन लेयर घटते जाता है। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, नवीकरणीय है। जल से भाप बनता है, भाप से फिर पानी बन जाता है। लेकिन फिर भी इसका जहाँ से इसका स्तर कम रहा है जिस धरती से, वहाँ पर तो पूरा करना पड़ेगा। तो कोई कर रहा है, फिर भी इसकी आपूर्ति करना आवश्यक है। अत्यधिक दोहन, वर्षा की कमी, वनोन्मूलन तथा तालाब व गड्ढों में अपशिष्ट के जमा होने के कारण, अधिक सिंचाई के कारण भूजल का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। प्रदूषण ने भी स्थिति को बदतर किया है। अब यही बोल रहा है कि भूजल जो है नवीकरणीय साधन तो है ही है। कह रहा है कि इसको हम खेत को पटाने के लिए, है ना, पानी नहीं, वर्षा पानी नहीं देता है,
तो इसको वन को भी काट चुके हैं, इसलिए पानी नहीं दे रहा है। तालाब और गड्ढा भी सूख चुका है क्योंकि उसमें अपशिष्ट जमा हो गया है, उसको पानी का सिंचाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो तालाब पोखर के पानी से पहले सिंचाई किया जाता था, बढ़िया रहता था तब। अब तो बढ़िया पानी रहा नहीं, तो धरती का पानी ही क्या होता है, खूब सिंचाई करते हैं, जिससे धरती का स्तर जो है गिरता जाता है। अब प्रदूषण भी इस स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। तो अब कहा जा रहा है कि भाई कि भूजल को जो स्तर है उसकी पूर्ति किस ढंग से किया जाए। भूजल के स्तर की पुनः पूर्ति निम्नलिखित साधनों से की जा सकती है। पहला साधन है वर्षा के पानी को एकत्र कर उसका प्रयोग किया जाना। ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी बारिश होगा तो उसकी पानी को एकत्र करके उसका उपयोग करें ताकि धरती का पानी कम खींचना पड़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खेती किया जाए तो वर्षा के पानी से, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा, जहाँ पर भूजल का स्तर कम है वहाँ पर कम सिंचाई वाली फसल उगानी चाहिए। अगर देख लें कि यहाँ पर पानी का स्तर कम है तो यहाँ पर ज़्यादा सिंचाई वाली फसल को नहीं उगाना चाहिए। कम सिंचाई वाला पानी का सिंचाई वाला फसल को उगाना चाहिए ताकि कम पानी निकाल सके। अगला है आपका तीसरा नंबर, अधिक वन रोपण, अफॉरेस्टेशन तथा पुनर्वारोपण, रिफॉरेस्टेशन। कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपा जाए, फिर से वन रोपा जाए, जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पर भी वन रोपा जाए, खाली में नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी जो है एक अच्छा तरीका है। आगे है तालाबों तथा गड्ढों में जमा मलबे, जो तालाब में और गड्ढा में मलबा जमा हो गया, कोई भी प्राणी मर गया है, वो जमा हो गया, उसकी सफाई की जानी चाहिए। अगर तालाब में मछली मर गया, बिलाय मर गया तो छोड़ दीजिएगा, तो पानी और खराब होते चला जाएगा, उसको सफाई होनी चाहिए। आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि मतलब भींगा हुआ भूमि, वेटलैंड, सभी जलाशयों का संरक्षण करना चाहिए। जो कोई भी जलाशय रहे, तालाब रहे, पोखर रहे, उसको जीमा रहना चाहिए कि इसमें भाई कुछ कचरा कूड़ा नहीं फेंके, इसको संरक्षण रखा जाए, है ना। भूजल का दोहन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और धरती का जो पानी है वो उचित मात्रा में निकालना चाहिए कि नहीं पानी निकाले जाओ बहरे जाओ, निकाले जाओ बहरे जाओ, वो काम नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5 के उत्तर। ठीक है, अभी वीडियो को अंत कर रहे हैं, फिर कल मिलते हैं।